नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन 2 अहम बैठकों का आयोजन कर चुका है और जल्द ही तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। अभी तक गठबंधन में इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुई है कि इस गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन सा नेता होगा। हालांकि समय समय पर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान से इस दौरान कहा है कि देश की जनता नीतीश को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर पीएम मोदी 2024 में वापसी सत्ता में आ गए तो डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान कर देंगे। हाल ही में लल्लन ने कहा है कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 9 सालों में देश में कौन कौन से काम किए हैं। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखा। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। बदल अगर अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। शुक्रिया, धन्यवाद। अभिषेक जी, अभी ललन सिंह का बयान आपने सुना होगा, किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो संविधान ही बदल जाएगा। आखिर किस ओर इनका इशारा? लगातार केंद्र की सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो इसी ओर इशारा करती है। जिस तरह से दिल्ली के मसले पर काला अध्यादेश थोपा गया, जिस तरह से लगातार केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कोई फैसला आता है तो सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके कैसे उसको पलटा और बदला जाता है, उसको भी देश की जनता देख रही है। ये जातीय जनगणना के खिलाफ वाले लोग, इनका बस चले तो ये देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दे। तो आने वाले समय में इनकी मंशा यही, और इसी बात की ओर इशारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने किया है। और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के साथ जाने का मन बना लिया और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगी। क्योंकि इन लोगों ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन जनता के बुनियादी मुद्दों पर जब चर्चा होती है तब ये लोग पीछे हट जाते हैं। जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। इधर उधर की अभिषेक बातें झा करेंगे। जी, अभी मुंबई में बैठक होने वाली है गठबंधन की, लेकिन जिस तरीके की दरारें नजर आ रही हैं, चाहे दिल्ली में हो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर ले, वहां पर भी टीएमसी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में तमाम ऐसी जगह पर बातें निकलकर सामने आ रही, चाहे महाराष्ट्र हो। आपको लगता है कि गठबंधन रह पाएगा तब तक? गठबंधन बन चुका है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टियां बहुत हैं गठबंधन में, मजबूत पार्टियां हैं। तो कई बार जब हम ज्यादा लोग होते हैं तो मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। किसी भी पार्टी की तरफ से आपने कोई नकारात्मक बयान इस तरह का नहीं सुना होगा। और पार्टी के जो शीर्ष नेता है जब बैठेंगे, बड़ी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयास से पटना में पहली बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में, और अब मुंबई में बैठक होनी है। तो आने वाले समय में बैठकों का दौर चलता रहेगा और इस दौर के बाद एक मजबूत विपक्ष का खेमा आपको ऐसे भी दिख रहा है। आने वाले समय में और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। लेकिन अभिषेक झा जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरा कुनबा इकट्ठा किया था, पूरा विपक्ष एक साथ में इकट्ठा किया था, क्या पीएम का चेहरा नीतीश कुमार होंगे? नीतीश कुमार सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार विपक्ष की आवाज है, उम्मीदवार नहीं। ये हमारी पार्टी ने कई बार स्पष्ट कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, हम आधिकारिक प्रवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन बार बार जो बयान भी आते हैं नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री होंगे, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी संकेत दिए जाते हैं अभिषेक जी।
में हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता जो है वो शीर्ष पद तक जाए। कुछ भी अस्वाभाविक नहीं होता है, लेकिन पार्टी की एक आधिकारिक लाइन होती है। पार्टी की आधिकारिक लाइन मैंने आपको बता दी। अभिषेक जी, ललन जी ने जिस तरीके से कहा कि 9 साल का कार्यकाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनवाए, उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, लेकिन बीजेपी तो जगह जगह पर जनता को अपने 9 साल के कार्यकाल के बारे में बता रही है, योजनाओं के बारे में बता रही है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहे? ये बीजेपी को बताना चाहिए ना कि जिस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ये लोग देश की सत्ता में आए, उसका क्या हुआ। आज खुदरा महंगाई दर 4% से बढ़कर 7.5% से ऊपर है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया था, 9 वर्ष बीतने के बाद क्या 18 करोड़ रोजगार मिल गए? नहीं, मैं 7 लाख मिले होंगे। ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उज्ज्वला योजना आप लेकर के आते हैं और गैस सिलेंडर दे देते हैं, और मालूम चलता है कि गैस सिलेंडर के दाम आपने 400 से बढ़ाकर 1200 कर दिए हैं। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को हक नहीं मिल रहा, आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। तो कौन सा ऐसा मानक है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ चुका है। ठीक है, अभिषेक झा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राहुल आनंद बीजेपी नेता मेरे साथ में जुड़े, उनसे पूछ लेते हैं जो तमाम तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल आनंद जी, ललन जी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में आते हैं तो संविधान बदल जाएगा, संविधान पीएम मोदी के नाम से होगा। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इस प्रकार की कोई अगर वरिष्ठ नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ समाप्त हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार की आज जो स्थिति है, या फिर आप INDA की अगर हम बात कर ले तो बस एक यही कहना चाहूंगा कि चले से कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। ये आज INDA गठबंधन की है। और मैं इसमें एक और अगर बात कहूं तो मैं यही बताऊंगा कि ऊंट और सियार वाली बात है यहाँ पे महागठबंधन के नेताओं के साथ। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बताने की बातें नहीं है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस बदलाव को आप महसूस कर सकते हैं। नजारे बदलो, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। और है क्या कि अब इन लोगों का चश्मा तो लालू जी के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि जो कभी विकास पुरुष हुआ करते थे और शायद वही भूल गए कि NDA की गठबंधन में JDU के मंत्री आर.के. सिंह ने ही विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। मैं JDU के अपने मित्र को बताना चाहूंगा, अभिषेक जी को, कि एक बार इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लेने की आवश्यकता है। मैं दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो जो महंगाई दर की जो बातें की जा रही थी और जो रोजगार सृजन की जो बातें की जा रही थी, देखिए 2 चीजें माननी होगी। आपकी देश की आबादी के अनुसार चाहे राज्य हो या केंद्र हो, 1% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकता है। लेकिन बीजेपी जब कदम रखी थी सत्ता में तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट कहा था कि हम रोजगार सृजन करेंगे। तभी तो आज MSME चाहे मुद्रा योजनाओं के तहत आज लोगों को खास करके जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो देखने के लिए और महसूस करने की चीजें हैं। और मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि बिहार में जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है तब से इन्होंने क्या कर लिया। देखिए, ये खुद ही कंफ्यूज है। अभी कल परसों में यहाँ एग्जाम भी होने वाला है BPSC का। लेकिन राहुल आनंद जी, उनका तो आरोप लगाना भी जायज है ना, क्योंकि एम्स की बात की गई है, एम्स को लेकर, बजट को लेकर भी कागजों में एम्स की बात की गई है, लेकिन वहां पर एम्स तो बना हुआ नजर नहीं आया, जमीन तो अभी भी खाली की खाली है। उनका साफ तौर पर सुनिए, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि नीतीश कुमार ने तो सड़कें भी बनवाई हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो वादा किया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो एम्स की जहां तक बात है, पूरे देश में पहले कितने एम्स थे? मात्र 2 या 3। आज एम्स की अगर संख्या बढ़ी है, या फिर पटना एम्स की बात कर लीजिए, मुजफ्फरपुर में जमीन आवंटन की बात कर लीजिए, दरभंगा की बात कर लीजिए, तो मैं दरभंगा की आपको बता देना चाहूंगा कि बस बयानबाजी और राजनीतिकरण हो रही है। मैं आपको इस चीज को बताते चलूं कि जो दरभंगा में जो प्लॉट की बात की गई थी, उस प्लॉट को जाकर एक बार निरीक्षण करके आने की आवश्यकता है सारे लोगों को। वहां कितनी गहराई है और वो बाढ़ से पीड़ित एरिया है। तो कभी भी कोई भी चीज अगर कहीं बनाई जाती है तो उसका ख्याल रखा जाता है कि ये आपदा के समय में ये कितने कारगर होंगे। पैसे लगना, और अगर केंद्र सरकार काम ही नहीं करना चाहती तो फिर दरभंगा में एयरपोर्ट क्यों बनाया गया? और संसद में खास करके जो एयरपोर्ट की बात की जाती है और विश्व देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एयरपोर्ट वो दरभंगा एयरपोर्ट है,
जहां राजस्व की बात की जाती है और जहां पेट्रोल डीजल की बात की जाती है, जहां महंगाई और जहां बेरोजगारी। लेकिन राहुल आनंद जी, जिस समय पर एम्स की बात की जा रही थी उस समय पे भी तो पता था ना कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमें दूसरी जगह पर एम्स बनाना है, ये तो पहले से ही पता है ना। केंद्र सरकार को भी पता है, राज्य सरकार को भी पता है कि कहां कहां पर बाढ़ जैसे क्षेत्र हैं वहां पर। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी भी योजना बनाकर रिपोर्ट देने की जब आप बात करते हैं तो उसकी एक केंद्र से सर्वेक्षण टीम आती है। जब वो टीम आती है तो वो टीम आने के बाद वो निरीक्षण करती है कि हम कहाँ क्या करा सकते हैं और कितना सुटेबल हो सकता है। जब वहां पे वो चीज नहीं फिट बैठेगा तो फिर से दोबारा रिपोर्ट दिया जाता है। अब आप इसी पे ले लीजिए, नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सरकार हमेशा नीचे आता है, बिहार हमेशा नीचे आता है। जब गठबंधन में हम थे तो चाहते तो उसको अव्वल नंबर दे के ऊपर ला सकते थे, लेकिन जो सच्चाई और जो वास्तविकता है उससे परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पारदर्शिता वाली सरकार है। मैं आपको बताऊं कि जो रोजगार की बात कर रहे थे तो महिलाओं को 27 करोड़ प्लस मुद्रा लोन आवंटित हुए हैं। और जहां तक उज्ज्वला योजना की बात की जा रही थी तो मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा कि वो जो 9 सिलेंडर की जो बात करते थे वो सब्सिडी वाली सिलेंडर की बात करते थे। ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया, क्योंकि जब केंद्र सरकार 2019 में वापस आ गई तो इसका मतलब सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया सच्चाई को। देखिए राजनीति करने के लिए इनको झूठ का सहारा लेना आवश्यक है। आज ऐसी सूझबूझ हो गई है कि बिहार में सरेआम हत्याएं होती हैं। राहुल आनंद जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जो हमारा गठबंधन है वो पूरे तरीके से जनता की पसंद रहेगा और 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकना ही हमारा लक्ष्य है और सारे के सारे एक साथ मिलकर ये काम करेंगे, ये साफ तौर पर कहना है। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, इसके लिए मैं खास करके जेडीयू के लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। ये जेडीयू के नेताओं के लिए है और खास करके नीतीश कुमार जी के लिए। देखिए विपक्ष का होना जरूरी है और जायज है, क्योंकि संसद में जो आत्मा जो निवास करती है विपक्ष में निवास करती है। विपक्ष का मजबूत होना जायज है ताकि जो सत्ता पक्ष है वो हर लोगों के विषय के बारे में सोचे, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन इसकी अगर उलट बात करें तो यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा कौन? जेडीयू से तो हमेशा आह निकलता है कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे। केजरीवाल जी की अगर बात कर लीजिए तो उनको लगेगा मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। और अगर आप ममता दीदी की बात कर लीजिए तो अभी मैं बताऊं कि अभी जो मुंबई में जो बैठक होने वाली है इसका दृश्य देखिए। अब तक तो नीतीश जी को संयोजक बनाया नहीं गया और नीतीश जी किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या प्रेसिडेंट लेंगे या वाइस प्रेसिडेंट लेंगे या संयोजक लेंगे। लेकिन जो पहली पसंद है जो प्रेसिडेंट की वो ममता बनर्जी बनती नजर आ रही है। लेकिन राहुल जी उनका तो साफ तौर पर ये भी कहना है कि जैसे चुनाव जीतेंगे उस हिसाब से जो पद है वो भी दिए जाएंगे और जिस तरीके से आपकी सरकार में भी जब सीटें जीती जाती हैं उसी हिसाब से भी पद दिए जाते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों से आगे है और उसी हिसाब से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस तरीके से होते हैं। देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन एक विजन और मिशन शुड बी क्लियर। देखिए यहाँ पे विजन और मिशन किसी का क्लियर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का विजन और मिशन दोनों क्लियर है। यहाँ तटस्थ रूप से वहाँ एक व्यक्ति उपस्थित है जो प्रधानमंत्री का पद का दावेदार है। और अगर आप INDA की अगर बात कर लीजिए तो उसमें कौन बनेगा ये पिक्चर ही क्लियर नहीं है। चलिए राहुल जी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि गठबंधन में कौन क्या बनेगा, गठबंधन जीतता है या फिर एक बार फिर से बीजेपी आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी अपनी बात रखने के लिए।